तो नमस्ते। कल की क्लास में क्या सीखा हमने, क्या जाना, कौन सी बात आपके ध्यान में रह गई? लो, हाँ गुजराती में बिल्कुल चलेगा, बताओ। મને જાણવા મળ્યું છે કે પ્રકૃતિ શું કામ કરે છે, કોલસાનું પેટ્રોલિયમનું જે ખનિજ છે તેનું શું કામ રહેલું છે જમીનની અંદર, અને સૃષ્ટિનું તંત્ર જાણવા મળ્યું છે. અને अच्छा, ये बताओ और क्या जानने की इच्छा बनती है इसके बाद? આવા જ ફેક્ટ્સ જાણવા મળે તો યાદ રહે અને ક્યારેક એમાંથી પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન નીકળી શકે. गुड, बढ़िया। और बताइए। तो मुझे भी कल प्रकृति के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में आपने वो विस्तार पूर्वक बताया, तो उसके बारे में ज्यादातर पता चला। तो पांचों सूत्रों का ना? हाँ, जो भी बातें आपको अच्छी लगी आप बोलिए, है ना। पहले तो जो आत्मविश्वास विश्वास की जो बातें थी वो याद रह गई। फिर याद क्या रह गया? उसका जो अर्थ होता है डीप क्या में होता जाके। है? आपको बात को बताना है। क्या है, देखो बेटा, अगर आप बात बताओगे ना तो सारे लोगों को रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। विश्वास यानी कोई आदमी आपसे अपेक्षा या आशा रखता है जो आप पूर्ण नहीं करते हो तो वो आप विश्वास तोड़ते हैं ऐसा बोलते हैं। और आत्मविश्वास यानी अपने अंदर जो विश्वास पैदा होता है कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। और आपने जो चक्र बताए थे दो, एक प्रकृति का चक्र, एक जो प्राणावस्था है, जीवावस्था है, ज्ञानावस्था है, वो वाला चक्र भी याद रह गया। ठीक है, बढ़िया। और बताओ शौकत। प्रत्येक इकाई एक दूसरे से पहुंचाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी से सब मिलके बनाता है 2H2 प्लस O2, इसको बना के 2HO2 बनता है। वो पता चला मुझे। और पदार्थ व्यवस्था, प्राण अवस्था और जीवन अवस्था ने ज्ञान अवस्था में वो आपने जैसे कि मानव किसी अवस्था में नहीं हो रहा है, प्रदूषण का कारण के नहीं हो सकता है वो मुझे। हाँ बताओ, देवांशी कुछ बताना चाहती है। लो देवांशी बताओ जी। इंटर्न स्किल, फिर ह्यूमन स्किल मीनिंग अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर एक्सपोजर में ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप में करने का, फिर क्रिटिकल थिंकिंग हमें करने की क्या क्या वहाँ पे है, फिर प्रॉब्लम्स है तो फिर उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो सब। बढ़िया। कल आपने मुझसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा था कि भाई जोमेटो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो आप सॉर्टेड हो गए उसके उत्तर से, है ना। तो देवांशी, उस जो प्रश्न आपने पूछा वो बढ़िया प्रश्न था, और अगर उत्तर उसका समझ में आता है ना तो ये समझ में आता है कि कितनी भारी गड़बड़ चल रही है, या कितना हमारे सोचने में, करने में और होने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे की बात को शुरू करते हैं। कल मैंने एक्सपोजर टू एग्रो प्रोसेसिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ था आपके उसमें, मैं पढ़ रही थी, और हम लोगों ने खेती की बात को शुरू किया था कि मानव जो है ना, ये कहानी सुनाई जाती है कि मानव जो है वो पहले मांसाहारी था, बाद में शाकाहारी हुआ, है ना। और मैंने एक तर्क रखा था, आप बताइए कोई छोटा बच्चा हो, उसके सामने आप एक सेब रखिए और एक मांस का टुकड़ा रखिए, आपको क्या लगता है बच्चा क्या उठाएगा? इतना साधारण सा तर्क है। ठीक है, तो मानव जो है स्वाभाविक रूप से शाकाहारी है, शरीर रचना के हिसाब से भी शाकाहारी है। जैसे जो मानव, जो हमारे, देखिए थोड़ा सा बता दूं मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में, सुनना है। देखो, किसी बड़ी आसानी से हम मांसाहारी और शाकाहारी को समझ सकते हैं और निष्कर्ष को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हम जीव शरीरों में, हमें यह पता है कि मानव का भी जो शरीर है वो जीव शरीर के रचना क्रम में ही आया है ना। हम देखते हैं कि एक एक जीव जो है, कल मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी बाद में, तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि जो जीव शरीरों में ही कोई स्लाइट चेंजेस, उनके जीन में कोई स्लाइट चेंज की वजह से जो उत्सव क्रिया हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक नए शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन जब ये नए शरीर का निर्माण हुआ तो जो पिछले जीव शरीर थे उनकी परंपरा एज इट इज बनी रही। ठीक है, मैं पूरी क्लास के साथ इस बात को शेयर कर देती हूँ। यदि प्रकृति में विकास क्रम को देखें, है ना, जो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है ना, तो पहले पदार्थावस्था,
पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था, जब हमारे पास पानी आ गया धरती पर, पानी बनने के उपरांत इसमें काई नाम की सबसे, आज भी देखो जहां पानी जमा हो जाता है स्वयं स्फूर्त विधि से ऑटोमेटिकली नेचुरली काई उस पर आ जाती है। ठीक है, तो ये किस, जब ही ब्रह्मांडीय विकिरण या बहुत कॉस्मिक रेडिएशन इस तरीके के होते हैं, कोई एक घटनाक्रम, कोई एक समय पर ऐसा होता है कि कोई स्लाइड चेंज जीन के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है ना। कॉस्मस में ढेर सारी रेज होती है ना, कॉस्मिक रेज जिसको हम बोलते हैं, उसके संयोग से उसमें से कुछ सैंपल्स में कुछ सटल चेंजेस आने की वजह से एक नई प्रकार की प्रजाति उत्पन्न होती है। जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि कोई जीन में गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ नहीं है। जैसे मानव के लिए इस धरती पर नीम भी उपलब्ध है, आम भी उपलब्ध है, जितने रोग हैं उन रोगों को शांत करने के लिए, उन रोगों को साधने के लिए सभी औषधियां उपलब्ध हैं। कोई भी रैंडम गलत चीज इस धरती पर उपलब्ध नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इस धरती को, यदि इस धरती की व्यवस्था को समझेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिन चीजों की आवश्यकता एक समय पर मानव को नहीं समझ में आई, उन्हीं चीजों की आवश्यकता आगे चलते चलते किसी क्रम में मानव को समझ में आई भी। ठीक है, तो इस धरती पर कहीं पर भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है। देयर इज नथिंग रैंडम। ठीक है, तो काई और इस प्रकार छोटे छोटे है ना पेड़ पौधे, हर्ब्स, और धीरे धीरे बड़े पेड़ पौधे इस तरीके से, और इनकी एक बीजानुषंगी, इनकी बीजों की एक परंपरा भी बनी हुई है ना। तो इस तरीके से सटल चेंजेस होते हैं जीन पूल में, जिसके कारण एक नई प्रकार की अवस्था, एक नई प्रकार की अवस्था या नई प्रकार की शरीर रचना हमारे अस्तित्व में आ जाती है। ठीक है, इस पर आगे 10 लेक्चर्स के बाद और विस्तार से मैं बात करूंगी। अभी थोड़ी बात करूंगी। तो विकास के क्रम में कुछ जीवों को हमने शाकाहारी पाया, कुछ को हम मांसाहारी पाते हैं। तो शाकाहारी शरीर रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी जो है ना आंतें जो होती हैं वो लंबी होती हैं। क्या होती हैं? आंतें लंबी होती हैं। हाँ, आंतड़। ठीक है, तो आंतें जो है वो लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने खाना खाया उसको धीरे धीरे पचा करके उसमें से तत्वों को अब्जॉर्ब किया, और अब्जॉर्ब करने के बाद जो मल का निष्कासन है वो हो सके। गाय की आंतें कितनी लंबी होती हैं मीटर में कहें तो? मनुष्य की आंतें कितनी लंबी होती हैं? आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कुल मिलाकर के शाकाहारी जो हमारे जीव होते हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं, और जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंतें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि मांस जो है वो जल्दी सड़ने लग जाता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है, सड़न पैदा करने लग जाता है। ठीक, इसी प्रकार जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? नुकीले दांत और खुर, है ना। खुर मतलब समझते हैं आप, है ना, नेल्स जो होते हैं उनके, है ना, वो नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ करके खा सकें। लेकिन जो शाकाहारी हैं उनमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पर ये चीज नहीं होती है। इसी प्रकार यदि मांसाहारी जीवों को देखें, ध्यान से सुनिए, वो क्या करते हैं जानते हैं? पानी को चाट करके पीते हैं जीभ से। मांसाहारी जो जीव हैं वो पानी को चाट करके पीते हैं, है ना, जबकि ये जो है मुंह लगा करके पानी पीते हैं। ठीक है, इस तरीके की जब हम छोटी छोटी जो डिफरेंसेस है उसको देख पाते हैं, इन चीजों के ऊपर आप बहुत आसानी से यूट्यूब पे, गूगल में सर्च करेंगे ना, विल एक्चुअली गेट इट। ठीक, तो इस आधार पे जब मानव को देखने जाते हैं तो सीधा सीधा पता चलता है कि मानव जो है वो शाकाहारी है स्वभाव से। उसके शरीर के कारण ही वो सिंपली शाकाहारी है। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए। और इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। नेट पे अगर आप सर्च करेंगे ना, इतने फिलहाल मुझे लगता है मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ठीक, तो शाकाहार की आवश्यकता। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे जंगल पर। तो जब जंगल में देखने जाते हैं तो वहां पर गेहूं, चावल, ऐसे
खेत खेत नहीं दिखाई पड़ते हैं मानव की आवश्यकता के हिसाब से। मानव सरवाइव तो कर सकता है जंगल में रह करके, है ना, लेकिन जिस समृद्धि को मानव अनुभव करना चाहता है उसकी स्थिति बनती नहीं है। मानव समृद्धि पूर्वक ही जी करके तृप्त होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में अभी इसकी भी एक लंबी कहानी है जो किसी ना किसी जब कुछ आएगा तो सुनाऊंगी मैं कि भाई खेती की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे ही ना आपको कोई ना कोई सुनाएगा जरूर, ठीक है, किसी ना किसी क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात रही शाकाहार मांसाहार की। अब बात करते हैं कि भाई मानव जो है वो, मानव को थोड़ा और ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आपने कभी किसी जीव जानवर को चिंता करते देखा कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और भोजन यदि सामने आया, भूख लगी तो वो खाना कर लेता है, खाना खा लिया और खाना जो है वो उसको कल का खाना उपलब्ध होगा कि नहीं उपलब्ध होगा, सगे संबंधियों के लिए कोई हमारे घर पर अतिथि आ जाए उसके लिए उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई चिंता जीवों में तो देखने को मिलती नहीं है। लेकिन मानव में एक ये स्वयं स्फूर्त बात देखने को मिलती है। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है ना, तो 8-9 महीने बाद देखिए बच्चा भी कई बार माँ को खिलाने लगता है। पहले माँ को कहता है आप खाओ, है ना। छोटी लड़कियों में तो स्पेशली आप देखोगे, या लड़कों में भी कई बार देखने को मिलता है, वो अपने जिससे गुड़िया से गुड्डे से खेलते हैं ना, उसको ही दूध पिलाएंगे, उसको ही, है ना। एक नेचुरल टेंडेंसी दिखाई पड़ती है कि हम भी दूसरों को खिलाना चाहते हैं। सिर्फ खा करके आदमी तृप्त होता नहीं है, अकेले खा करके तृप्त नहीं होता, ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और चीजें क्या दिखती हैं? तो मानव में समझने की ताकत दिखाई पड़ती है। मानव में समझने की ताकत दिखाई पड़ती। एक व्यक्ति है जिनको मैंने सुना, चावल की 10,000 वैरायटीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। चावल की 10,000 वैरायटीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, कृषि वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने बताया कि जो हम जो चावल खाते हैं ना, हम मतलब जितने प्रकार के चावल उपलब्ध हैं इस नेचर में वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मानव ने कुछ प्रजातियों को अपने खाने योग्य एक्चुअली में विकसित किया है ना। सर उस चीज को क्या बोलते हैं जो बीजोपचार है ना बोलते हैं, सेलेक्टिव सीडिंग नहीं, बीजोपचार जो करते हैं। जब हम खेती के पहले बीज को राख और गौमूत्र और इसमें ऐसे डुबा के रख देते हैं, फिर हम उसको बुआई करते हैं, इट इज कॉल्ड बीजोपचार, है ना। हाँ, बीजामृत। बीजामृत आपने सुना, अभी सुना होगा 12, 13, 14 में ना, तो बीजामृत है ना। तो एक्चुअली में जैसे जंगल में ना, मान लो गेहूं, तुम्हें चावल का बीज मिला, तो जानते हैं जंगल में कैसे होता है कि जो आपके पास चावल की घास है ना, उसमें एक सीड निकला और वो सीड गिर गया, ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद अगला सीड निकला, फिर वो भी सीड गिर गया। इस तरीके के पौधे हमें जंगल में मिलते हैं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक साथ चावल की बुआई हो जाए और एक साथ चावल की कटाई हो जाए, ऐसा चाहिए ना, है ना। तो मानव ने इस चीज को धीरे धीरे, जैसे उसको घी में डुबा के रखना, उसका तरह तरह की विधियों से बीजोपचार करना, इस तरीके से उसके जीन को इस तरीके से विकसित किया है, बीजों को विकसित किया है मानव ने। जंगल में आपको सेम सीड्स नहीं मिलेंगे, है ना। और ये मैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अभी हो रहा है वैसी की बात नहीं कर रही हूँ। कभी घी में डुबाया, कभी गोमूत्र में डुबाया, कभी तरह तरह के विधियों से उसको किया, और करते करते इस तरीके के बीज, इस तरीके के उन्नत वस्तुएं आपके सामने उपलब्ध हुई। तो पूरी मानव परंपरा का इसमें श्रम लगा है। ठीक है, आज आप लोग काफी थक गए हैं, काम बहुत कराया गया आपसे। क्या किया, थोड़ी देर मेडिटेशन करा दिया जाए, है, या थोड़ी देर एक नींद मारने के लिए आपको 10 मिनट का समय दे दें। मत कर, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट रिलैक्स। ही इज जस्ट टायर्ड ना, क्या इतनी बड़ी बात हो गई है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मानव परंपरा का श्रम है एक एक बीज को तैयार करने में, ठीक है। और हम एक आपको कहानी सुनाती हूँ, तब तक थोड़ा लाइट वेट कहानी। एक किसान था, छोटी सी कहानी है। एक किसान था और उसके कोई बात नहीं बेटा, डोंट फील बैड, इट्स ओके।
इतना निश्चिंत तो होना चाहिए ना आपको क्लास में कि आप आके सो जाओ, है ना? ठीक, रिलैक्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक किसान था और उसके जो वो उगाता था वाटरमेलन, वाटरमेलन को क्या बोलते हैं? तरबूज, है ना? तरबूज उगाता था और उसके जितने मीठे जो वाटरमेलन है ना वो किसी के नहीं होते थे। तो जो दूसरे लोग होते थे वो सोचते थे कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है? तो एक आदमी ने पूछा कि भाई तुम्हारे मतलब अपने गांव से वो उगा करके थोड़ा टाउन में या शहर में आकर के बेचने आता था। एक आदमी ने उससे पूछा ऐसा कैसे होता है? तो उसने कहा ऐसा ऐसे होता है कि मैं जब मेरी फसल उगती है तो मैं वहां पर बच्चों को और बूढ़ों को आमंत्रित करता हूं कि हमारी फसल में आओ, मतलब हमारी जो फसल तैयार है अब आओ और आप अपने हिसाब से आपको जो लगे, जो फल सबसे मीठा है आप उसको खाओ, खाना आपका फ्री है, ठीक है? और जो बीज है सिर्फ मेरे को वो बीज आप वापस कर देना। तो इस विधि से क्या हुआ, आइडिया लगा आपको? द ट्रिक इज वेरी सिंपल। उसके पास जो सबसे मीठा तरबूज होता था ना, वो क्योंकि जो बूढ़े हैं वो क्या है, वो एक्सपीरियंस है, उन्हें आइडिया लगता था कि कौन सा तरबूज संभवतः सर्वाधिक मीठा हो सकता है। तो वो सारे लोग मिल करके उसके लिए सबसे मीठा जो सीड है वो उसके पास उपलब्ध हो जाता था और फिर वो उसकी बुआई करता था। और इस तरीके से, इस विधि से, क्योंकि वो 3 ही महीने की फसल है ना, तो साल में 2 बार उसकी बुआई चल रही है। इस विधि से करते करते एक निश्चित समय के बाद उसके तरबूजों जितना मीठा कोई तरबूज उगा नहीं पाता था, ठीक? तो उसका ध्यान कहाँ पर है? बीज की तरफ ध्यान है। अपने आप ही सारे अधिकाधिक, और उसके बाद इसकी गुणवत्ता बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? तो चलिए अगली बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, और आपके अब मुद्दे की बात आती है जिसके लिए आप ये पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं और आपका ये है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है टॉपिक है, वैल्यू एडिशन, ठीक? तो अब मैं इसके आगे आज के बाद अब जितनी बातें करूंगी, जो एक बेसिक था ना वो थोड़ा सा मैंने आपके लिए बना दिया, अब मैं बात करूंगी। नाउ आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, आप सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? जितना ये क्लास इंटरैक्टिव होगी, 10 सत्रों के बाद आपको लगेगा कि कुछ एनलाइटनमेंट हो गया, ऐसा मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अगर आप पूरी तत्परता से इसमें लग करके इसके उत्तर देने, लिखने, खोजने के प्रयास में रहेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू एडिशन शब्द है ना, वैल्यू एडिशन क्या मतलब है वैल्यू का? बोलिए, बिना हिचके बोलिए, माइक लेके बोलिए, बस ऐसे करके हाथ खड़ा करिए अगर आपको बोलना है, आपको पता है वैल्यू का मतलब क्या। नहीं तो मैं नाम लेके पूछूंगी, आपके हिसाब से वैल्यू का मतलब क्या, बताओ। हर्षित नाम है ना? हाँ, हर्षित को माइक दीजिए। हाँ, मूल्य का क्या मतलब होता है? मूल्य का क्या मतलब है? आपको सिर्फ सोच करके कुछ बोलना है। मूल्य का मतलब है कीमत, ठीक है? बाकी लोग भी सोचना शुरू कीजिए। तो कीमत का मतलब क्या? हम किसको कहेंगे कि ये कीमत है? सर माइक दीजिए पूजन के पास। बताओ पूजन, क्या मतलब है कीमत का? सोचिए। सी यू कीप टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, हम वैल्यू एडिशन सीखना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडिशन? मतलब कोई भी चीज की कीमत जो है उससे ज्यादा करनी है, वैसा। हाँ, कीमत को बढ़ाना, यही तो बताया हर्षित ने। उसने कहा मूल्यवर्धन, मूल्य का मतलब उसने कहा कीमत। तो कीमत का मतलब क्या? जैसे मैंने कहा बॉटल, तो बॉटल का मतलब ये है ना। जैसे मैंने उस दिन विश्वास कहा था, तो विश्वास का मतलब आपको समझाया था। आप मुझे कीमत का मतलब बताइए, मूल्य का मतलब बताइए, क्या मतलब है मूल्य का? सिंपल से ज्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हो गया असाधारण, तो कीमत का मतलब हो गया असाधारण। हाँ, नयन को दो माइक। किम्मत मतलब
કોઈ પણ વસ્તુને પામવા માટે તેમાં નક્કી કરેલી રાશિ કે જે એક મીટર્સ બનાવેલું હોય કે આ મીટર દ્વારા એ વસ્તુને પામી શકાય અને કિંમત કહી શકાય. नयन ने कहा राशि. राशि मतलब क्या? पैसा. पैसा या कोई उसके बदले में और कोई चीज तो उससे हम वो वस्तु खरीद पाते हैं. विनिमय. ठीक, आपने यही कहा ना. फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ. मूल्य का मतलब, कीमत का मतलब, राशि का मतलब, पैसा का मतलब, विनिमय वस्तु का. भाई अब ये पहले खुद ही देख लो कि सब लग रहा है कि आपको सेम टू सेम चल रहा है. मूल्य का मतलब कीमत, ऐसा लग रहा है सिनोनिम आपने दे दिया, एक पर्यायवाची दे दिया. राशि या पैसा, पैसा का मतलब एक कागज का नोट. क्या मतलब पैसे का? जैसे यहां पर सेव ममरा रखा है ना, जो कि 10 रुपए का आता है. यहाँ 10 रुपए का एक नोट रखा है, ये सेव ममरा रखा है. अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊं? नहीं, मैं 10 रुपया खा लूं. रुकिए, दिस इज वेयर द क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट्स. नाउ यू टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय मूल्य, कीमत, इसका क्या अर्थ है? और लोग अप्रोच करें. करो अप्रोच धार्मिक. कीमत यानी किसी ने कुछ बनाया या उगाया है, सामने वाला को उसकी नीड होगी तो वो जो पैसे या कोई वस्तु दे के ये खरीदेगा, तो उसको जो बीच में होता है उसको कीमत कहते हैं. बीच में होता है मतलब क्या? देखिए, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में है और आपके पास भाषा में नहीं है, मतलब आपके दिमाग में वो कंसेप्ट है नहीं. आपको लगता है, आपको भ्रम है कि आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट है. ऐसा कभी होता है क्या? मुझे पता है कि बोतल क्या है और मैं बोतल की तरफ बता नहीं पा रही हूँ कि ये बोतल है. ऐसा होता है क्या कभी? ना, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. बताओ कौन अप्रोच करेगा? स्नेहा, अप्रोच करो. क्या मतलब है कीमत का? सोचो, एक वस्तु की कीमत क्या? मैंने आपको इशारा कर दिया है. कीमत यानी हम किसी वस्तु की कीमत करें और उससे वो कीमत हमें मिले और उससे हमारी जीवन जरूरी चीजें हम ले सके. कीमत मतलब पैसा. तो क्या तुम वैल्यू एडिशन करने का मतलब क्या पैसा बढ़ाना है? आपके दिमाग में जो है वो बताइए, है ना. और देखिए कितना वो सही है, कितना सटीक है. बताओ राधिका. राधिका को दो माइक. क्या मतलब है कीमत का? क्या मतलब है वैल्यू का? क्या मतलब है मूल्य का? और सोचो, देखो राधिका, जैसे यहाँ सेव ममरा रखा है या दाल चावल रखा है, यहाँ 10 रुपए रखा है कि 20 रखा है कि 100 रखा है, ये मूल्यवर्धन मैं करती जा रही हूँ आपके हिसाब से. 1 करोड़ रखा है, इधर 1 करोड़ रखा है और इधर दाल चावल रखा है. भूख लगी तो तुम क्या खाओगे? दाल चावल. दाल चावल ही खाओगे, 1 करोड़ नहीं खा सकते. पुनः प्रश्न है, मूल्यवर्धन का अर्थ क्या हुआ? एनफ आपको हिंट दे रही हूं, बताइए. कुलदीप बताओ. दो कुलदीप को माइक. जो वैल्यू होता है वो सबके लिए डिफरेंट मीनिंग करता है. ऐसा है. भूख होगी तो बेटा सारे लोग क्या खाओगे? दाल चावल, या कोई 1 रुपया खा लेगा, कोई 10 रुपया खा लेगा, क्या करेगा? वही ऐसा है. नहीं, जैसे आपने बोला, उदाहरण दिया, वैसे ही मेरे को जो गोबर है उसमें मूल्य दिखता है कि मैं उसको बढ़ा सकता हूँ. मूल्य दिखता है मतलब क्या दिखता है एग्जैक्टली? बस यही तो क्वेश्चन है. जो चीज है उसमें से कुछ दूसरा बना के सबको उपयोगी भी कर सके, वैसी चीज बना. गुड 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 अप्रोच. जैसे कि आम है तो आम. इसको 1 सेकंड रुक जाओ, पुनः सोचो, फिर से बोलो, ट्राई करो. किसी ने गोबर देखा है ना, किसी को वो दिखता है कि वो गांव का वेस्ट है,
किसी को उतने ही वो गोबर में तरह तरह की मोबाइल चिप्स या अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाई उसने, तो उसने क्या किया एग्जैक्टली वहां से आपको लिंक मिलेगा। उसने तो वो खुद का पर्सपेक्टिव बदला ना। जब उसने गोबर को देखा तो उसने देखा क्या? मूल्य। मूल्य मतलब क्या देखा? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ एक बार, बस हर बार नहीं करूंगी। देखो उपयोगिता को देखा। उपयोगिता दिख गई मतलब क्या दिख गया? हाँ, उपयोगिता दिखी मतलब क्या? भी व्यक्ति ने वो वस्तु का उपयोग किया, वो उपयोग यानी उसका जो भी कार्य था वो पूरा हुआ, यानी उसका उपयोग हो गया, तो उसके लिए मूल्य है। और मूल्यवर्धन, तो उसका मूल्य जो हुआ उसको हम बढ़ाते रहेंगे तो उसका उपयोग होता रहेगा। बढ़िया बढ़िया। ये वर्धन जो है ना, वर्धन में भी संवर्धन भी आएगा, संरक्षण भी आएगा, उसको छोड़ दीजिए, मूल्य के ऊपर फोकस रखो। क्या हमको मूल्य समझ में आता है? बिकॉज मैं इससे बड़ा प्रश्न पूछने वाली हूँ कि क्या आपको वास्तव में वस्तुओं का मूल्य, वस्तु मतलब क्या? वास्तविकता। वस्तु लिखिए नोट्स में, वस्तु बराबर वास्तविकता। जब मैं वस्तु बोल रही हूं मतलब कोई रियलिटी है, कोई ऐसी वस्तु की बात नहीं कर रही हूं जो है ही नहीं, ठीक है? तो इस अस्तित्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में कोई ना कोई मूल्य है ही, उन सब में कोई ना कोई मूल्य है ही। मतलब क्या? उसका कोई ना कोई उपयोगिता है। उपयोगिता है मतलब क्या? उसकी हमारे लिए कोई पूरकता है, मतलब हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हाँ, हमारी जो मानव की जो जरूरियात है, मानव की जो आवश्यकता है, वो उसमें पूरी होने की व्यवस्था है, वो उसको पूरी करने की ताकत रखती है। तो मूल्य का मतलब उपयोगिता है ना, और यदि वो आवश्यक को पूरा करती है तो इसको कहते हैं उसकी पूरकता है हमारे लिए, है ना। अभी पूरकता को मैं अलग तरीके से बताऊंगी, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूं। उपयोगिता मतलब हमारे लिए किसी आवश्यकता को सिद्ध कर देती है, उसको पूरा कर देती है, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब है उपयोगिता, ठीक। ठीक है, चलिए अब क्रिटिकल थिंकिंग का बिगर पार्ट, टाइम फॉर अ गुड स्टोरी, ठीक है। अब देखिए मानव की यथास्थिति, मैंने आपसे कहा ना, अब जरा देखो तो एक बार इस दुनिया को जरा दूसरी नजर से देखो। अभी एक नजर से आप देख रहे हो, तो वैल्यू का मतलब क्या हो गया? कोई उपयोगिता को सिद्ध करता है, किसी तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, उसकी कोई यूटिलिटी है। अब मैं आपको अभी अर्थशास्त्र दिखाती हूँ। अर्थशास्त्र मतलब पैसा, इकोनॉमिक्स, पैसा, है ना, कैसे काम कर रहा है ना। कल मुझसे देवांशी ने एक बात पूछी, उन्होंने कहा मैम आपने जोमेटो के बारे में बताया, जोमेटो जो है इतने सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर रहा है, लेकिन मैम एक चीज सॉल्व कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट का इशू वो सॉल्व कर रहा है। फिर हमारी इनसे चर्चा हुई तो उनको पता चला कि नहीं भाई ये तो सॉल्व नहीं कर रहे, तो एम्प्लॉयमेंट के भी इशू बढ़ा रहा है ना। अभी मैंने उस मुद्दे पे और खोल के चर्चा नहीं करी है, जब आपकी स्थिति बन जाएगी मैं उस पर भी चर्चा करूंगी, ठीक है। पर पहले आपकी स्थिति बना लेते हैं। देखिए जैसे पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल की कीमत क्या है इस समय? 98 रुपीज है ना, जहां तक मुझे लग रहा है 98 रुपीज के आसपास है एवरेज, 96 कहीं 100 कहीं कुछ 96। ठीक है बेटा, मेरे ध्यान में रहता नहीं है ना, 96 रुपीज, ठीक। ध्यान से देखिए इस धरती में ये 96 रुपीज है, ये कीमत को कैसे तय किया गया कि पेट्रोल की कीमत 96 रुपीज है? जो 96 रुपीज है ना, ये पेट्रोल की कीमत कैसे तय कर लिया कि ये 96 रुपीज है? हैं? उसके जत्थे के हिसाब से, उसके क्वांटिटी की, इतनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से।
उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमने तय कर लिया। वो जो आप बता रहे हैं ना कर्व है ना, जैसे जैसे डिमांड सप्लाई की जो आप बात बता रहे हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए उसकी कीमत कम है, क्वांटिटी कम हो जाएगी तो कीमत ज्यादा हो जाएगी, ऐसा है क्या? डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं वैल्यू की बात कर रही हूँ। इसका प्राइस 96 रुपीज कैसे तय किया गया है? ज्यादा कम हो जाएगा वो ठीक है, कभी 1 रुपया भी हो सकता है, कभी 1000 रुपया भी हो सकता है। अभी ज्यादा कम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आज की तारीख में जो 96 रुपीज है ये किसने तय किया, कैसे तय हुआ, बताओ। बाहर से आता है तब 70 के आसपास आता है, और यहाँ पे आके उसका शुद्ध फिल्टर होके है ना 96 में। रुको 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 एक सेकंड, इसको समझ लेते हैं। देखो इन्होंने कहा बाहर से 70 रुपए का आता है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फिल्टरिंग चार्जेस या रिफाइनिंग चार्जेस, फिल्टरिंग या रिफाइनिंग, है ना, ये दिस इज इक्वल टू 96। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट जीएसटी प्लस जीएसटी, ऐसे करके 96 आ गया। ठीक है, तो ये भी कुछ रुपए है, ये भी कुछ रुपए हैं, ये भी कुछ रुपए हैं, और ये भी कुछ रुपए हैं। ये 70 कैसे डिसाइड हुआ, कैसे डिसाइड हो गया कि ये 70 रुपए का है? समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? ये 70 रुपए किसने बताया? मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, पहले चीज तो इसको एक्सट्रैक्शन किया गया होगा, है ना, तो एक्सट्रैक्शन में जो लेबर चार्ज हुआ होगा उसको, लेबर चार्ज को लगाया होगा। सर लीजिए। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या किया होगा, शिपिंग किया होगा, है ना, और शिपिंग के बाद कुछ इंटरनेशनल जो टैक्सेस वगैरह होते हैं यहाँ पे वो टैक्सेस भी लगा दिए होंगे। ठीक, अच्छा ये बताओ, इस तरीके से तुम्हारी जेब से 96 रुपीज ले लिया गया, ठीक है, यहाँ धरती में कोयला पेट्रोलियम मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ये रखा हुआ है। यहाँ पर एक कोई शेख है या कोई व्यक्ति है ना, जिसके अधिकार क्षेत्र में जमीन है, उसको अधिकार है, यहाँ से निकाल लो और निकाल के इसको बेच दो किसी को और उसकी जेब से 96 रुपया ले लो। जमीन से कोयला निकाल लो और यहाँ पर बैठे जो बाकी सारे लोग हैं उन्होंने थोड़ा 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 करके आपकी जेब से 96 रुपीज ले लिया। अब मैं पूछ रही हूँ जो 96 रुपीज है, क्या ये यहां से निकले हुए पेट्रोल या कोल की वैल्यू है? ये उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि कोल और पेट्रोलियम के बारे में आपसे बात मैं कर चुकी हूं। ठीक है, अभी और सुनिए थोड़ा सा। जैसे स्वच्छ हवा इस धरती पर कितने लोगों को मिलनी चाहिए, है ना, ऑल। फिर उसके बाद स्वास्थ्य कितने लोगों को मिलना चाहिए, सभी को, ये सबको मिलना चाहिए। पुनः पूछ रही हूं कि पेट्रोल की कीमत या कोयले की कीमत या इसी प्रकार से किसी अन्य मिनरल की कीमत क्या है, और ये जो 96 रुपीज तुमने दिया है वो क्या दिया है मूल रूप से? यहाँ पर हम लोग ये सब बेसिकली कुल मिला के क्या है ना, अगर देखोगे तो ये तरह तरह का लेबर चार्ज है आपने जो दिया है। जितने लोग इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं इन सबका घर चलता रहे, किसी का घर किसी का महल, ठीक है, इन सबका घर कुल मिला के चलता रहे, इन सबकी रोजी रोटी चलती रहे। उन्होंने अपना अपना शेयर कुछ रख लिया और उन्होंने कहा इतने में मेरा हो जाएगा, इतने में तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके एक कुछ नंबर तय कर लिया है। ये बताओ 96 रुपीज में से इस खड्डे में जहां से तुमने कोयला और पेट्रोल निकाला था उसमें कितना डाला? मेरी बात पकड़ में आ रही है ना? हमने कोयला निकाला, पेट्रोलियम निकाला, तो इस गड्ढे में हमने वापस क्या डाला? तो ये 96 रुपीज केवल मानवों में बट गया, एक तरीके से देखा जाए, जो भी लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं।
और साथ में क्या खराब किया? हवा खराब हुई तो मानव का स्वास्थ्य खराब हुआ। ये जो खराब करने का प्रभाव है वो केवल एक आदमी के ऊपर हो रहा है, सभी के ऊपर हो रहा है। देखिए, जमीन किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में थी, माइनिंग करने का अधिकार किसी एक के हाथ में है। हमारी अर्थव्यवस्था को देखते जाइए, और सबके लिए जो चाहिए था आपको वो खराब हो गया। अगली बात, वैल्यू क्या है पेट्रोलियम और कोल की? मैंने आपको बताया था, धरती के तापमान को संतुलित करने में इसकी उपयोगिता है। मैंने बताया था आपको, पहली या दूसरी क्लास में ही बताया था ना। तो यदि कोयले और पेट्रोलियम को हम देखते हैं तो इसकी उपयोगिता इस धरती के लिए क्या है? तो ये क्या करता है? खनिजों का संतुलन होने से, खनिज संतुलन होने से, ये सब प्रकार के खनिज हैं, तो खनिज संतुलन है ना। अब इसमें कोयला पेट्रोलियम की जगह तरह तरह के बहुत सारी चीजों की हम माइनिंग करते रहते हैं। तो खनिज संतुलन से क्या बिगड़ता है? धरती का ताप संतुलन बिगड़ता है, और ताप संतुलन के बिगड़ने से क्या बिगड़ जाता है? ऋतु संतुलन बिगड़ जाता है। और यदि ऋतु संतुलन बिगड़ गया तो आप खाओगे क्या? अच्छा भोजन कितने लोगों को मिलना चाहिए? तो क्या कुछ लोगों के जो एक्शन हैं वो सभी के लिए हवा, पानी, मिट्टी, स्वास्थ्य, इन चीजों को उपलब्ध कराने में सक्षम हो रहे हैं इस व्यवस्था में? और क्या हम चीजों की सही में कोई वैल्यू को पहचान पाए हैं? हमने जो पहचाना है वो सिर्फ लेबर चार्ज को कुछ पहचाना है कि मानव कुछ 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 कर रहा है, और वो कुछ कुछ करने में हवा खराब, पानी खराब, मिट्टी खराब, स्वास्थ्य खराब। अब स्वास्थ्य खराब तो और तरह तरह के हॉस्पिटल खोलो, इसका नाम हमने कहा क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो रहा है। क्या यही डेवलपमेंट है? और आप, जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन, ये बताओ कि जब कोयला धरती के अंदर था तो धरती में वैल्यू ऐड कर रहा था, या धरती के बाहर आ गया तब वैल्यू ऐड कर रहा है धरती में? मेरी बात को फिर से सुनिए। कोयला और पेट्रोल धरती के अंदर था तब धरती में वैल्यू ऐड कर रहा था, या धरती के बाहर आके उसने वैल्यू को ऐड किया? अंदर कर रहा था। सभी के चेहरे पे उत्तर साफ लिखें। ठीक है, तो ये वैल्यू के कंसेप्ट को थोड़ा मैंने आपके लिए हिलाया है। अभी नया जो प्रस्ताव है वो तो रखा नहीं आपके सामने। देखिए हम कहाँ खड़े हुए हैं। yes. मानव जो है उसका संबंध की पहचान नहीं है, एक दूसरे के संबंध के बीच में पहचान नहीं है, इसलिए वो 10-10, 20-20 किलोमीटर ट्रैवलिंग करता है ना। जो अमेरिका में खास करके है ना, तो ट्रांसपोर्ट मतलब वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं जॉब के लिए, और वहां पर तो हाईवेज बनाए उसके लिए अच्छे से, और वो लोग कहले कि हम लोग क्योंकि कमा रहे हैं तो हम लोग पेट्रोल भी डालेंगे गाड़ी में, और हर एक के घर पे एक एक दो दो गाड़ियां होती है वहां पर। यहाँ पर भी शुरू हो गई है, 2 स्कूटर होते हैं, एक गाड़ी होती है, या दो दो गाड़ियां होती है और एक स्कूटर भी होता है। जितने व्यक्ति उतने व्हीकल्स, और उसमें पेट्रोलियम उतना ही यूज होता है। तो ये कन्वीनियंस को हमने समझ लिया, और वो ट्रांसपोर्ट एक नॉर्मल समझ लिया है कि इतना दूर तो जाना ही पड़ेगा जॉब करने के लिए, जबकि एक ही जगह पर आप रह सकते हो, जहां पर आप रहे हो आप वहां पर ही मूल्यवर्धन करके वहां पर ही खाने पीने की व्यवस्था बना सकते हो। लेकिन हमने ये समझा है कि सिटी में जा करके इतना सारा ट्रैवलिंग करेंगे तो हम लोग डेवलप गिने जाएंगे, है ना। तो ये अभी पॉपुलर हो गया है, कल्चर में आ गया, फैशन में आ गया। तो ये हम लोगों को माइंड में थोड़ा सा फोकस लेके आना है ना। ठीक, बढ़िया। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पे वापस से फोकस करते हैं। तो ये बताओ सेब की वैल्यू क्या है? सेब, सफरजन, एप्पल, उसकी वैल्यू क्या है?
ये बताओ, सामने जहर रखा हो 10 ग्राम और 10 सेब रखा है, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? क्यों? क्या उपयोगिता है? थोड़ा, हाँ, खाने की नहीं, न्यूट्रिशन की। देखिए, थोड़ा सा वैल्यू को समझ लेते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक ही मैंने पढ़ा था, उसमें फूड के बारे में, फूड न्यूट्रिशन ऐसा सब लिखा हुआ है ना? तो यदि हम फूड को देखें तो फूड की वैल्यू क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या? तो आहार में जो मूल्य है वो क्या है? उसमें जो पोषण है वही उसका मूल्य है। फिर से सुनिए, अगर ये बात आपको पकड़ में आती ना, यू विल हैव रेवोल्यूशन इन योर माइंड। आहार में जो पोषण है वही उसका मूल्य है। यदि आहार की प्रोसेसिंग को इस तरह से कर दिया जाए कि उसका पोषण कम हो जाए, तो हमने वैल्यू एडिशन किया या वैल्यू रिडक्शन किया? जब हम शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें ऐसे चीजें मिला रहे हैं जिससे पोषण कम हो जा रहा है, तो ये वैल्यू एडिशन हो रहा है या वैल्यू रिडक्शन हो रहा है? बट मोस्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री जो है, जिसको अपने आप को वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री कहती है या प्रिजर्वेशन या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, ये सारे लोग काम क्या कर रहे हैं? आहार में मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? पोषण। तो ये पोषण बढ़ रहा है या घट रहा है? जितना पैकेज फूड है, अधिक पोषणकारी होता है या कम पोषणकारी? समझ में आया कितना उल्टा कार्यक्रम चल रहा है? तो अब आपसे प्रश्न है, मुझे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर एक्चुअली में वैल्यू एडिशन होता है। देखिए, हमारी परंपरा में अच्छी बात ये काफी कुछ सही उपलब्ध है। तो अब आप सोचिए, क्यों सोचिए, व्हेन यू आर थिंकिंग क्रिटिकली ना, तो आपको सही और गलत दोनों अलग अलग स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी सही हो ही रहा है ना? अभी क्या होता है, हम चूंकि एकदम क्लियर नहीं होता है तो कई बार सही में गलत वो मिक्स हो जाता है और हम उसको बता नहीं पाते हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है या इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। हमारे अंदर यदि ये एबिलिटी नहीं है कि हम गलत से सही को या सही को गलत से अलग अलग कर पाएं, तो क्या होगा? हम डिसीजंस ठीक नहीं ले पाएंगे, है ना? इससे आती है डिसीजन टेकिंग या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। बात पकड़ में आई? ठीक, चलो मुझे बताओ एक अच्छा सा एग्जांपल वैल्यू एडिशन का बताएंगे? हाँ, जनक सर आ रहे हैं माइक लेकर के। आप बताइए, फिर मैं आपको एक अच्छा सा बताती हूँ, ठीक है? मेरे भी दिमाग में एक बढ़िया सा एग्जांपल आया। जनक सर, शौकत को माइक दीजिए प्लीज। बताओ शौकत। भुजोड़ी नहीं, वेलजी भाई भूड़िया। हाँ, वेलजी भाई भूड़िया जी आम का वो कर रहे हैं, वो आम के वो उसमें दवा के वो कुछ छटकाव बटकाव नहीं करते, ऑर्गेनिक करते हैं, जैसे कि गोबर और गोमूत्र ऐसे डाल के उसके ऊपर आम का वो पौधा बनाते हैं। वो आम इतना, वो खुद बोलते हैं कि मेरी कीमत, मेरा आम का मैं कीमत में डिसाइड करूंगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कीमत मतलब बेटा पैसा मैं नक्की करूंगा। कीमत तो उनके आम की कोई नक्की नहीं कर सकता है। उसके जो उसमें जो पोषण है, जो उसमें स्वाद है, उसको आप कैसे कहोगे कि नहीं भाई ये है सो, है ना? वो तो आप श्रम मूल्य ले रहे हो, लेबर चार्ज ले रहे हो बस केवल। वो थोड़ा सा ज्यादा लेबर चार्ज ले लेते हैं अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, ठीक है? चलिए, मैं आप में से और कोई एग्जांपल दे, बताओ। धार्मिक को दो माइक। हाँ, दिया होती है उसका भी सही से होता है, और एक जो मिलेट्स होता है उस जनक सर ने दिखाया था, उसकी प्रोडक्ट बनती है मोमोस और वो कचौरिया जैसी, तो उसमें भी फुल न्यूट्रिशन होता है, उसमें से कम नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए मैंने असल में ये बात इसलिए उठाई क्योंकि मैंने ना आपके जो उसमें चैप्टर 3 है शायद ऐसा, उसमें रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, है ना, ऐसा सब लिखा हुआ है। तो आप ये सारे प्रोसेसिंग के तरीके पढ़ते हैं।
मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। आप में से कितने लोगों ने पालक पनीर या पालक आलू की सब्जी खाई है? कितने लोगों को ये पता है कि पालक को उबाला जाता है और उबालने के बाद उसको पीसा जाता है? पता है आप सबको? हाथ नीचे करिए। कितने लोगों को ये पता है पालक में आयरन होता है? पालक में आयरन होता है। अच्छा, आप देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस, जैसे पालक में आयरन है, अभी देखो तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, सोचा, उसके बारे में थोड़ा विचार यहाँ पे करते हैं। यदि किसी सब्जी को ज्यादा देर तक उबाला जाए तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते हैं या बढ़ते हैं? ऐसा तुमने पढ़ा है। फिर भी सभी की मम्मी पालक को उबाल करके सब्जी बनाती हैं। प्रश्न है, तो हमारे घर में जितना भी खाना कुक होता है ना, कुकिंग होते समय उसके न्यूट्रिशन कम होता चला जाता है। ऐसा आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमने पढ़ा है। अब अगला प्रश्न है, तो खाना कुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लो, ये कैसा अंतर विरोध बता रहे हो तुम लोग। न्यूट्रिशन भी कम होता है, आहार में मूल्य पोषण भी है, फिर कह रहे हो खाना कुक भी करना चाहिए, फिर कह रहे हो कुक होता है तो गड़बड़ भी हो जाता है। क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेथड बदल देंगे। तो पालक को यदि भून देंगे तो देखिए, मैं कहीं और किसी बात पर आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। अभी जो साइंस पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, जैसे हमारे पास पालक है ना, तो पालक को जब बॉईल करते हैं, ये बिल्कुल सच बात है कि उसमें से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं। आयुर्वेद में जो विधियां हैं, है ना, ये जितना हमारा विधियां है ना, जो भोजन बनाने की, जो हिंदुस्तानी पद्धति है भोजन बनाने की, तो वो कहाँ से आई है? आयुर्वेद से आई है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या, आपने जो साइंस पढ़ा है ना, वो किसी और प्रकार का साइंस पढ़ा है, आपने ये वाला साइंस पढ़ा नहीं। तो देखो, पोषण में अभी देखिए, पालक को आप ऐसे ही खाओगे ना, पालक का रोज जूस बना के पियोगे तो पथरी हो जाएगी। आप में से ये कितने लोगों को पता है? पता है, ये भी पता है। तुम लोग के दिमाग में सब प्रश्न नहीं उठते हैं? नहीं उठते हैं। आपको किसी ने कहा पालक को उबालने से न्यूट्रिएंट, या सब्जियों को, पत्तेदार सब्जियों को उबालने से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते, आपने कहा ठीक। जूस बना के पी लो तो पथरी हो जाती है, आपने कहा ठीक। देखिए, मूल्यवर्धन है ना, अब देखिए, पोषण है। अब मानव के लिए पोषण की आवश्यकता है। हाँ, पालक को ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल में आहार की जगह, उसमें मूल्य, पोषण मूल्य को देख रहे हैं, तो पोषण उसमें आयरन है या और फाइबर है और भी तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये पोषण मानव को अवेलेबल हो जाए, है ना, तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं? भोजन क्या हो जाए? सुपाच्य हो जाए। सुपाच्य है ना, इजिली डाइजेस्टेबल हो जाए। फूड यदि डाइजेस्ट करने में टफ हो गया तो हम क्या इसको ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू एडिशन हुआ? नहीं कह सकते हैं। फ्राइड फूड जो है वो डाइजेस्ट करने में आसान है या कठिन है? लेकिन जितना वैल्यू एडिशन के आपने अभी तक एग्जाम्पल देखे होंगे, या सारे चीजें फ्राइड है, तो वैल्यू एडिशन हुआ कि वैल्यू रिडक्शन हुआ? तो भोजन जो है ना, क्या हो जाए? स्वादिष्ट हो जाए। पालक के साथ थोड़ा आलू डाल लिया, थोड़ा और बढ़िया से उसको बनाया, है ना, तरह तरह के मसालों से डाला, तो सुपाच्य भी हो गया, स्वादिष्ट भी हो गया, है ना। और पोषण को देखिए, है ना। अब मैं आपको मैंने थोड़ा समय आयुर्वेद का भी अध्ययन किया, करीब 2 वर्ष, है ना। एक हमें गुरुजी मिले और उनके सानिध्य में अध्ययन हुआ, तो हमने उनसे ये प्रश्न पूछ लिया क्योंकि मेरे दिमाग में कौतूहल जाग गया कि हम लोग पालक क्यों उबाल रहे हैं, अगर उबालने से ये गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने कहा, मनुष्य को जितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता है, हमारी परंपरा में इसको भी पहचाना गया कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो तो शरीर उसको पचा नहीं पाता, इसलिए वो पथरी के फॉर्म में दिखाई पड़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब उबालते हैं और निथारते हैं, मतलब पानी को हटा देते हैं, उबालने और निथारने के क्रम में मानव के लिए जितना आवश्यक है, जितना मानव का जो सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर सकता है, उतना तो हमें उपलब्ध हो जाता है, और जितने भी अन्य भारी जो चीज उसमें तत्व होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं।
है ना मजेदार बात। तो ये ज्ञान है, लेकिन अभी ज्ञान के रूप में या भाषा के रूप में आपके पास उपलब्ध नहीं है। आपको केवल प्रोसेस के रूप में उपलब्ध है कि भाई पालक पनीर बनाना है तो पालक को उबालते हैं, फिर वो ठंडा करके पालक को पीस लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप। जितने भी यूट्यूब पे रेसिपी के वीडियोस हैं उसमें कोई आपको ये बात बताता है? कहाँ बताते हैं? नहीं बताते हैं, केवल प्रोसेस बताते हैं। पीछे का विज्ञान उनसे छूट छूट जाता है, क्योंकि शायद पता ही नहीं होगा या उसको उसकी उपादेयता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखो, भोजन हमने सुपाच्य बना लिया, स्वादिष्ट बना लिया और अधिक गुणकारी, पोषण गुणकारी, है ना। जैसे यदि हमने उसमें आलू मिला लिया या अभी ये मोनोकॉट डाइकॉट की कहानी कल सुनाऊंगी, पर उसको हमने और अधिक गुणकारी बना लिया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। सो व्हेन यू आर कुकिंग, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज है मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में वैल्यू एडिशन हो रहा है। जैसे आप गेहूं को ऐसे ही खा लो, गेहूं लो पानी में भिगा लो, है ना, ऐसे तो चबाना कठिन होगा, आप ऐसे ही खा लो तो भी आपको पोषण मिलना चाहिए। लेकिन आप तो कहते हो जी नहीं ऐसे नहीं, पहले धोएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर पिसाएंगे, फिर आटा गूंदेंगे, फिर उसकी रोटी बेलेंगे, उसके बाद उसको सेकेंगे, और ऐसे ही नहीं उसको आंच पे भी सेकेंगे। बताओ, रोटी सुपाच्य होती है या पराठा? दोनों गेहूं से बने, लेकिन सुपाच्य कौन सी चीज है? रोटी। पूड़ी और पराठे में से कौन सुपाच्य है? कैसे तुम सबको तो ये सारी बातें पता है बढ़िया से, ये सबको पता है ये सारी बातें। ये है ट्रेडिशन, है ना, क्योंकि हम उस ट्रेडिशन में, आपको पता है कि रोटी ज्यादा सुपाच्य क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअली में हीट के ठीक सामने सेका गया है, जबकि पूड़ी में ढेर सारी लेटेंट हीट उसके पास उपलब्ध हुई है। तुम सबको ये सारे कंसेप्ट्स पता है, लेकिन सारे कंसेप्ट्स एक साथ नहीं है तुम्हारे। इसलिए जब हम फ्राई कर रहे हैं तो भले शेल्फ लाइफ बढ़ रही हो लेकिन फ्राई फूड खाने से ना स्वास्थ्य बढ़ता है। अच्छा, और आहार की जो कीमत है, आहार की जो वैल्यू है, वो किसके लिए है? मानव के स्वास्थ्य के लिए। तो जिस तरीके से तुमने वैल्यू एडिशन किया, उसमें स्वास्थ्य बढ़ा या घटा? घट गया। अब प्रश्न पूछती हूं, तो आपने वैल्यू एडिशन किया? या अभी जो प्रचलित वैल्यू एडिशन सो कॉल्ड चल रहा है, तो क्या इसमें वैल्यू एडिशन हुआ? आज मैं आपके क्लास लेने के लिए आ रही थी, तो मैंने ये टॉपिक को देखा और फिर मैंने सोचा आज ये टॉपिक लेंगे। तो मैंने हमारी सोसाइटी में, जानते क्या देखा? हमने कचरे की गाड़ी देखी, कचरा वो आती है ना, कचरा गाड़ी सब। तो मुझे लगता है पता नहीं 2 घंटे से हमारी सोसाइटी में कचरा कलेक्ट कर रही थी। तो मैं सोचने लगी, आपको ये पता है पॉलीथीन किस चीज से बनती है? उसका रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोलियम। पॉलीथीन का भी रॉ मटेरियल जो है वो पेट्रोलियम है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, और वो जो घुमा रहा था, वो जो ट्रक या जो उसकी वैन थी ना, वो घुमा रहा था, तो उसमें फ्यूल क्या था? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को निकाला, उसका कचरा किया, जो कचरा बिल्कुल हमारे लिए हेल्दी नहीं है, अब हमारी सिर्फ आंखों से हटा रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना, सारा कचरा जो है वो डस्टबिन में डालो, है ना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भुज, स्वच्छ कुकमा, स्वच्छ अहमदाबाद, ऐसे अभियान सुन रहे हैं आप। केवल आपकी आंख के सामने से आप कचरा हटा रहे हो। कचरा डंप करने दूसरे प्लेनेट पे तो जा नहीं रहे हो। अगर जलाओगे तो भी उसका पोल्यूशन तुम ही इनहेल कर रहे हो। तो स्वच्छ हुआ क्या? मैं सोच रही थी पेट्रोलियम निकाल के एक बारी कचरा किया, फिर उस कचरे के लिए, और हम इसको कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हुआ ना एम्प्लॉयमेंट? अब बताओ, ये सही एम्प्लॉयमेंट है? इतना ज्यादा काम करने की जरूरत क्या है ना। लोग पेट्रोलियम निकालने में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर उसका पूरा इतना सारा प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करके कचरा कर लिया, कचरा करने के बाद एक गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग? समझ में आई? ये सिचुएशन है।
बढ़िया, मुझे लगता है क्लास एकदम सन्न हो गई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते। थोड़ा सा लिख लीजिए 5 मिनट, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। आज आप लोग काफ़ी थक भी गए हैं, ठीक है। सो लिखिए वैल्यू एडिशन। वैल्यू का मतलब क्या? मूल्य बराबर, है ना, मूल्य बराबर उपयोगिता, मूल्य बराबर उपयोगिता, मूल्य बराबर उपयोगिता। इस अस्तित्व में, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखवा देती हूँ। इस अस्तित्व में उपलब्ध, इस अस्तित्व में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी उपयोगिता के साथ है ही। फिर से, इस अस्तित्व में, इस अस्तित्व में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी उपयोगिता के साथ है ही। अगला सेंटेंस, जब हम किसी वस्तु की, जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता को नहीं पहचान पाते हैं, जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता को नहीं पहचान पाते हैं तो उन्हें नाम देते हैं क्या? वेस्ट अथवा वीड। वीड जानते हैं? खरपतवार, जिसकी आप निंदामण करते हैं, उसको हम वीड कह देते हैं, उसको हम वेस्ट कह देते हैं। इस अस्तित्व में वेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। जब हम वेस्ट कह रहे हैं या वीड कह रहे हैं, इसका मतलब उसकी उपयोगिता को पहचान नहीं पा रहे हैं, अथवा हम उसको डिफॉर्म कर दे रहे हैं, है ना। जैसे कोल और पेट्रोलियम जहां जिस अवस्था में था उसकी उपयोगिता थी, अब हमने उसको बाहर निकाल के उसको डिफॉर्म कर दिया, उसका रूप खराब कर दिया, उसकी अवस्था खराब कर दी है, ठीक। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, लिखिए। स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है आहार, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है आहार। और आहार का मूल्य है पोषण, आहार का मूल्य है पोषण। तो मूल्यवर्धन का मतलब हुआ, तो मूल्यवर्धन का मतलब हुआ, मतलब आहार में मूल्यवर्धन का मतलब हुआ कि आहार को सुपाच्य, स्वादिष्ट और गुणकारी बना देना। आहार को सुपाच्य, स्वादिष्ट, है ना, गुणकारी, हितकारी बना देना। सुपाच्य, स्वादिष्ट, गुणकारी, हितकारी बना देना, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण लिखिए। मैंने जो उदाहरण दिया उसके अलावा आपको बताना है, कोई एक प्रोडक्ट बताओ आपकी नजर में जो आता हो, जो ये कर रहा हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो, गुणकारी हो, हितकारी हो। अब बताओ किस इंडस्ट्री में यहाँ ऐसा काम चल रहा है, या कोई एक प्रोडक्ट बताओ। फार्मेसी, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो मूल्यवर्धन के बाद बनाया गया, आहार में पोषण का वर्धन किया। हाँ, गुड एग्जाम्पल, सिंपल एंड बढ़िया एग्जाम्पल, आंवला कैंडी। और बताओ, आंवला कैंडी इज अ गुड एग्जाम्पल। और बताओ, मोरिंगा पाउडर, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। और बताओ,
मनचाओ सूप नहीं, लेकिन सरगवा का सूप आप वो तो हुआ, लेकिन उसको कैसे वो करोगे? शेल्फ लाइफ तो कम हो गई। उसने जो आमला कैंडी बताया उसमें शेल्फ लाइफ बढ़ गई। केरिनो रस, उसको अगर है पल्प पल्प बना दे। और ठीक है, आपके दिमाग में भी कुछ कुछ लोगों को आइडिया लग गया बेसिकली। हाँ, आमला मुखवास और ड्रमस्टिक पाउडर और ठीक है, बढ़िया, दैट्स इट, है ना? मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो या आपको आज की क्लास में क्या अच्छा लगा वो शेयर करना हो तो बताएं। उसके अभी टाइम नहीं हुआ है, आज तो थोड़ा अर्ली है, थोड़ा सा 1 आध मिनट और बैठ जाइए, उसके बाद फिर छुट्टी कर देते। बताओ, कौन बताएगा क्या सीखा आज, क्या जानने मिला? हाँ बताओ धार्मिक, आपको वो बताना है कि क्या जानने मिला सेंटेंसेस के फॉर्म में। हाँ, मुझे आज मूल्य के बारे में पता चला कि पहले आप क्या सोचते थे और अभी आपको क्या समझ में आया, ये ऐसे बताना। हाँ। मैं मूल्य यानी पैसा ही समझता था कि इसके बदले में इतना पैसा, इतने बदले, पर अभी आपने समझाया मूल्य के बारे में। और मूल्य यानी किसी भी वस्तु का जो उपयोग होता है वही उसका असली मूल्य और कीमत होती है। बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बढ़िया लगी आपको क्लास? इंटरेस्टिंग? चलिए, मेरी तरफ से आपकी छुट्टी है, आप जा सकते हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।